Hi, hello everyone, welcome back. So, out of all of the biases, I think this bias will be my favorite one. तो चार्ली मंगर ने इस बायस के बारे में बहुत कम बात करी है, सिर्फ एक दो सेंटेंस बोले कि बायस फ्रॉम केमिकल डिपेंडेंस, वी ऑल नो अबाउट दिस बायस। हाँ, बस, और मॉरल डिवीजन हो जाता है, मॉरल ब्रेकडाउन हो जाता है सोसाइटी में, और उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने। पर उनके बेसिक ये 2-3 सेंटेंस पर ही मुझे बहुत कुछ मिल गया। वो कैसे-कैसे? चार्ली मंगर जी कहते हैं, "मैसिव डिनायल डिस्टॉर्ट रियलिटी टू मेक इट एंड्योरेबल एंड हेंस फॉर्मिंग अ सोसाइटल मॉरल ब्रेकडाउन।" अब इसका मतलब क्या है कि जो भी केमिकल डिपेंडेंस पे जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो रियल लाइफ से हट के किसी वर्चुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, जो अपने आप ही बनाई हुई दुनिया में। ठीक है? तो जो रियल लाइफ से दूर जाएगा, और हमें अपने आप को एज अ इन्वेस्टर, हमें स्पेशली रियल लाइफ में आना है। ठीक है? तो बायस फ्रॉम जो केमिकल डिपेंडेंस है, तो उसके उसकी तो ऐसी की तैसी, उस तक तो हमें कुछ करना ही नहीं। केमिकल डिपेंडेंस से तो दूर दूर तक भागना है हमें, है ना? नॉर्मल जिंदगी में तो हम रियल लाइफ में जी नहीं पा रहे। ठीक है? केमिकल डिपेंडेंसी और लेके और हम हवा में उड़ने लग जाएं। तो चार्ली मंगर जी कहते हैं ये सबसे आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए। कहते हैं कि क्या है, द रीजन फॉर केमिकल डिपेंडेंस इज टू डिस्टॉर्ट रियलिटी, ये बोल दिया मैंने। योर कंपनी हो, अब क्या है, केमिकल डिपेंडेंस से रियलिटी कैसे दूर हो जाती है? अब आप ये देखो, जो केमिकली डिपेंडेंट लोग हैं, वो ये गांजा फूकने वाले या कोई भी नशा करने वाले, ये अपनी हवा में, ये अपने सपनों में रहना चाहते हैं। ठीक है? रियल लाइफ में इनसे रहा नहीं जाता। सोसाइटी का ब्रेकडाउन कैसे हो जाएगा? सोसाइटी का ब्रेकडाउन ऐसे हो जाएगा, कुछ जनता हो जाएगी जो नशा करने वाली, है ना, गांजा फूकने वाली, नशा करने वाली, जिसको अपने वर्चुअल वर्ल्ड में रहना है। ठीक है? कुछ जनता हो जाएगी जिसको असली में धरती में रहना है। तो सोसाइटी में मिसमैच नहीं आ जाएगा? जिसको जो जनता असली में रह रही है, धरती पे रह रही है, वो उनको कब तक करके खिलाएगी जो हवा में घूम रहे हैं? ठीक है? तो केमिकल डिपेंडेंस है, सोसाइटी का मॉरल ब्रेकडाउन होता है, ये चार्ली मंगर जी कहते हैं। इसमें च- अब हमने देखा था, ये दूसरा बायस था, सिंपल साइकोलॉजिकल डिनायल। तो इसमें इसमें भी तो यही था, माँ बाप क्या है, माँ बाप अपनी रियलिटी को समझ नहीं पा रहे थे। वो क्या, कि भाई उनके बेटे की डेथ हो गई है एयरप्लेन क्रैश में, भले ही बॉडी नहीं मिली क्योंकि फ्लाइट की फ्लाइट गायब हो गई, है ना, उनको एम्प्टी कॉफिन बरी करना पड़ गया। तो माओ को बिलीव नहीं होता कि क्या है, उनके बेटे की डेथ हो गई। तो वो अपनी ही दुनिया में है कि भाई मेरा बेटा नहीं, अगले साल आ जाएगा वापस, वो आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। तो ये है, ये ऐसी बायसें क्या है, वही है कि इंडिविजुअल ड्रीम में रह रहे हैं और बाकी लोग धरती पे रह रहे हैं। तो किसी जो ऐसी जगहों पे भटक रहे हैं, जिनका दिमाग ऐसी जगह भटक रहा है, उनको थोड़ी ना हम अपने पैसे दे देंगे कि भाई जाओ, तुम भटक रहे हो, तुम हमारे पैसे को भी भटका दो। तो इस चीज से तो हमें बच के रहना है। तो फाइंडिंग फॉर एब्सोल्यूट इज द मोस्ट रैशनल थिंग। और ये तो इन्वेस्टिंग में है ही हमारे में, कि भाई हमें एब्सोल्यूट का पीछा करना है। अब केमिकल डिपेंडेंसी को मैं कैसे कंपेयर करता हूँ? मैं कंपेयर करता हूँ स्पेकुलेशन से। क्योंकि केमिकल डिपेंडेंसी भी क्या है, आपको इरेशनल वर्ल्ड में लेके जा रही है एब्सोल्यूट रैशनल वर्ल्ड में सामने है। सामने क्या चीज रख रही है? जो सामने तुम्हारे पास कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट है, जो कंपनी ने करा है अभी तक, है ना। और स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है अगले 6 महीने में, अगले क्वार्टर में कंपनी क्या करने वाली है, या अगले साल में क्या रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है? तो वो भी तो तुम फ्यूचर में रह रहे हो, प्रेजेंट में कहाँ जी रहे हो? हमारा मेन काम तो प्रेजेंट में रहना है ना। आज क्या कर रही है कंपनी, आज का क्या है कंपनी का, इसमें थोड़ी ना ये स्पेकुलेटर, ये तभी तो। अब स्पेकुलेशन का पीरियड क्या होता है? स्पेकुलेशन का पीरियड होता है अगले 3 महीने से और 2 साल तक। ठीक है? 2 साल भी खींच जाते हैं लोग वक्त स्पेकुलेशन, पर ज्यादातर हमने देखा है कि ओवरऑल स्पेकुलेशन 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं खींचता। 2 साल वाले तो स्पेकुलेशन जो करते हैं ना, वो अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बताते हैं। ठीक है? तो उनसे भी हमें बच के ही रहना है।
भाई स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन ही तो होता है जो लोगों को 70 पी पे स्टॉक खरीदवा रहा है। ये बाप इन्वेस्टर्स हैं, बाय एट एनी प्राइस वाले जो खरीद रहे हैं। हाई से हाई स्टॉक जा रहा है 70 पी पे 80 पी पे, उसको खरीद रहे हैं। तो ये है। अब क्या है, स्पेकुलेटर होते हैं ना, स्पेकुलेटर स्पेकुलेटर होते हैं दलाल स्ट्रीट पे। ये मुंबई में जो दलाल स्ट्रीट है ना, वहां पर है स्पेकुलेटर। और जगह जो बाकी देश, बाकी जगहों से आराम से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, अपना दूसरा बिजनेस करते हैं, अपनी नौकरी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और अपने घर बैठे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको वहां पे स्पेकुलेट थोड़ी ना करना है, स्पेकुलेट करके सट्टा थोड़ी लगाना है। इन्वेस्टर को, एज अ इन्वेस्टर हम सट्टा लगाने के लिए थोड़ी ना खड़े हैं बाजार में। ठीक है। तो अगर तुम्हें सट्टा लगाना है तो तुम दलाल स्ट्रीट में जाके लगाओ, अपने घर बैठे सट्टा मत लगाओ, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें कोई ना ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ना इनसाइड इन्फॉर्मेशन ही कहीं मिल जाए। दलाल स्ट्रीट में कम से कम हवाएं उड़ेंगी, अफवाह उड़ेगी, वो उड़ेगी, वहां समझ तो आएगा क्या है। तो अगर स्पेकुलेटर ही बनना है तो दलाल स्ट्रीट में जाके बनो, यहाँ ना, यहाँ मत बनो। अपने घर बैठे हुए, अपने घर बैठे हुए जो बन सकता है ना, तो इन्वेस्टिंग में ही कमा सकता है इन्वेस्टर बन के। हाँ, ये तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी बताते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में ही वैल्यू बनती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म, इसका भी क्या है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, शॉर्ट टर्म में दिया है ना। तो अपने आप को जो चलता आ रहा है उसके अगेंस्ट क्यों तैरना बिना बात में, कि भाई जहां हम रहते हैं हम उसी को सट्टा घर बना देंगे, उसी को दलाल स्ट्रीट बना देंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। और क्या है, वी डोंट नीड ड्रग्स टू स्टिमुलेट आवर ओन प्रोस्पेक्ट्स। और हमें अपने प्रोस्पेक्ट के लिए इन्वेस्ट हमें उन कंपनीज में करना है, इन्वेस्ट हमें तब करना है जब हमें ड्रग्स की जरूरत ना पड़े अपने आप को धक्का लगाने के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, है ना। कि भाई ड्रग्स की स्पेकुलेट करना कि नहीं नहीं ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। कंपनी तुम्हें तुम्हारे प्राइस में मिलती है, तुम जितना पैसा पे कर रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो खरीदो, नहीं तो अपना बॉन्ड में लगाओ पैसा। क्या क्या जरूरत है, स्पेकुलेट करने की क्या जरूरत है। और क्या है, यू मस्ट हैव सीन। और हाँ, वॉल स्ट्रीट तो मूवी तुमने जितनी भी देखी हो, हाँ, उसमें ये स्पेकुलेटर ही तो होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इतने बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बैंकर्स और इतना कुछ, और करते क्या है वे इन्वेस्टमेंट बैंकर, ड्रग्स, स्मोकिंग, गांजा फूक रहे हैं, जो टल्ली हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बार डांस में डांस बार में जा रहे हैं, हाँ, लैप डांस करा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो कितनी बीमारियां लेके घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारी मूवीज में दिखाते हैं ये। कोई भी मूवी देख लो जिसमें वॉल स्ट्रीट का वर्णन है, वॉल स्ट्रीट दिखाया गया है, दलाल स्ट्रीट दिखाई गई है, सब में यही है। तो इनसे तो हमें बच के रहना है, इससे तो हमें दूर रहना है। असली इन्वेस्टर तो इनके आसपास भी नहीं भटकते, स्पेकुलेटर थोड़ी ना इन्वेस्टर। और इन्वेस्टमेंट, और अगर स्पेकुलेशन करनी है ना तो स्पेकुलेशन का पैसा और इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग रखो। और कहता सेफ्टी इज अबाउट क्वेश्चन इन्वेस्टर पेइंग अप। हाँ, अब ये क्या है, जो 70-70 80-80 गुना अर्निंग पे खरीद रहे हैं किसी स्टॉक को, वो कैसे खरीदते हैं? अब भाई कंपनी का जो अगला रेवेन्यू आना होता है ना, तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन होता है। अब किसी कंपनी ने कह दिया कि वो 100 करोड़ रेवेन्यू अर्न करेगी, तो उसके प्राइस में ही वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब वो प्राइस में वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर किसी कुछ इनसाइडर्स होते हैं, उनको पता होता है रेवेन्यू 100 करोड़ की बजाय 110 करोड़ आने वाला है। ठीक है। तो वे क्या करते हैं, वे खूब सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट नहीं, स्पेक्यूलेट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए डाल देते हैं। तो उनका क्या फायदा होता है, जैसे ही रेवेन्यू आता है 110 करोड़ का, पूरे मार्केट को था 100 करोड़ रेवेन्यू आएगा, तो 100 करोड़ से 10% ऊपर आया ना रेवेन्यू, तो स्टॉक वैसे ही 10% ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली। और क्या है, वो ये 10 से 20% कमाने के लिए बैठे हुए हैं, स्पेकुलेटर स्पेकुलेटर ये काम करते हैं 10 से 20% कमाने के लिए। कोई स्पेकुलेटर आज तक ऐसा नहीं है कि जो 10 रुपए का स्टॉक लेके बैठा रहा 100 रुपए तक के लिए। तो उनको तो स्पेकुलेटर कहना बंद कीजिए। और क्या है, वो इनसाइडर हो तो अलग बात है, स्पेकुलेटर ये काम करते हैं कि अभी बताया ना मैंने, 100 करोड़ रुपए दलाल स्ट्रीट को था कि आएंगे, 110 करोड़ आया, वैसे ही स्टॉक ऊपर गया,
स्पेकुलेटर्स ने पहले ही खरीद रखा था, वो फिर क्या है, जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही बेच के निकल जाते हैं। अपना कमाया कितना, 10%। और वही तो बाय करेंगे 70 से 80 पीई वाला। असली इन्वेस्टर बैठा होगा क्या 70 से 80 पीई वाले स्टॉक में? बैठा भी होगा तो तब बैठा होगा कि भाई 10 पीई पे खरीदा था उसने, अब 70 80 पीई हो जाए कोई दिक्कत नहीं उसको। तो ओवरऑल अपने आप को ये तो देखना होता है कि आप क्या हो, आप स्पेकुलेटर हो, ट्रेडर हो, या इन्वेस्टर हो। और ये हो गया। एक वॉरेन बफे जी का एग्जांपल देख लेते हैं कि सैलड ऑयल स्कैंडल हुआ था उसमें, अमेरिकन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो क्या था, अमेरिकन एक्सप्रेस की कोई सब्सिडियरी थी, अमेरिकन एक्सप्रेस वेयर हाउस। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसी को लोन दिया था एक कोलेट्रल पे, वो सैलड ऑयल के कोलेट्रल पे। बाद में पता चला वो सैलड ऑयल का कोलेट्रल ही नहीं था। ठीक है, अब वो अमेरिकन एक्सप्रेस वेयर हाउस जो सब्सिडियरी थी अमेरिकन एक्सप्रेस की, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ भी कह दो, वो कंपनी है। अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड होते हैं, कहते हैं बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन होते हैं इन कार्ड्स की। ठीक है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस का की सब्सिडियरी थी, उसको घाटा हुआ था सैलड ऑयल स्कैंडल में। तो उसके चक्कर में अगले दिन जब मार्केट खुला था ना, सैलड 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 ऑयल स्कैंडल के बाद, तो अमेरिकन एक्सप्रेस का स्टॉक 50% नीचे खुला था। ठीक है, 50% का लोअर सर्किट लगा, 50% गिर गया ऑल टाइम हाई से। तो वॉरेन बफे जी का सबसे पहला काम क्या था, उन्होंने क्या स्पेकुलेट करा कि भाई वो स्टॉक वापस ऊपर जाएगा, कि अगले क्वार्टरली अर्निंग क्या आएगी, अगले साल कितने तक कमा लेगा? नहीं, उन्होंने देखा कंपनी की ब्रांड वैल्यू अभी भी है, मेन दिक्कत कहाँ हुई है कंपनी को, उन्होंने देखा अमेरिकन एक्सप्रेस में दिक्कत हुई है उसकी सब्सिडियरी को। ठीक है, एक सब्सिडियरी कंपनी ने खोल रखी है अलग से, उसमें दिक्कत हुई। ठीक है, उसका रेवेन्यू नहीं आएगा। अब उन्होंने देखा कि ब्रांड की वैल्यू कितनी कम हुई है, कि अमेरिकन एक्सप्रेस के ऐसा तो नहीं हुआ कि कार्ड ही लेने बंद कर दिए। अब जैसे पेटीएम इतना नीचे गिर गया था, पेटीएम ने वो कर दिया, पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया, तो लोग वह पेटीएम छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या है, क्या पता पेटीएम ना चले, है ना, पेटीएम पेटीएम का ऐप बंद हो जाए, पेटीएम में पैसे फंस जाएं किसी के। हाँ, तो अब जैसे ही आया लोगों को कि क्या, अरे पेटीएम में तो कहीं नहीं फंस रहे पैसे, पेटीएम तो चल रहा है अभी भी, आरबीआई ने उनको लोन देने से मना कर दिया कि आप किसी को लोन नहीं देंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करा, तो पेटीएम की सब्सिडियरी को बंद करा, पेटीएम को थोड़ी ना बंद कर दिया, पेटीएम तो अभी भी काम कर रहा है। तो वॉरेन बफे ने ये चीज देखी कि अमेरिकन एक्सप्रेस अभी भी काम कर रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स अभी भी काम कर रहे हैं, और वेंडर्स जो होते हैं ना, जो मार्केट में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पेटीएम, वो पेटीएम कह रहा हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड को। तो वॉरेन बफे जी खुश, वॉरेन बफे जी खुश, और खुश होते ही उन्होंने क्या करा, जब देखा ब्रांड वैल्यू है तो उन्होंने बाय करा। उन्होंने इसलिए थोड़ी ना स्पेकुलेट करा कि क्या है अगले महीने अगले साल बेचना है उनको, उन्होंने स्पेकुलेट करा ब्रांड वैल्यू अभी नहीं, 2-3 महीने बाद आ जाएगी, या साल भर बाद आ जाएगी, या 5 से 10 साल बाद आ जाएगी। कंपनी तो कमा रही है, और अमेरिकन एक्सप्रेस उस टाइम पर भी ग्रोइंग कंपनी थी, अभी तक ग्रोइंग कंपनी है, अभी भी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे ग्रोइंग कंपनी है और वो उनको सस्ते में मिल रही है। उस टाइम 50% नीचे गिरा था, उस टाइम तो इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन भी नहीं थी, मुझे लगे 7 से 10 पी के अंडर ले लिया होगा उन्होंने एक हाई ग्रोथ कंपनी को। तो उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने स्पेकुलेट नहीं करा, उन्होंने स्पेकुलेट करा ब्रांड पर, उन्होंने स्पेकुलेट करा जो चीज जो सामने दिखती है उस पर। हाँ, उन्होंने इस पर स्पेकुलेट नहीं करा भाई ऑर्डर 100 करोड़ के आने हैं या 110 करोड़ के आने हैं। हाँ, उन्होंने देखा कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की डिमांड है, फिर उन्होंने उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करा। आई थिंक ही इन्वेस्टेड 40% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इन अमेरिकन एक्सप्रेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अभी भी तो कह रहे थे वॉरेन बफे ने 40% एप्पल में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया था, अब तो खैर काफी निकाल दिया। पर ये चीज हमें ध्यान देनी है, स्पेकुलेशन नहीं करनी, स्पेकुलेशन करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। स्पेकुलेशन करने के लिए ट्रेडर्स करते हैं स्पेकुलेशन, जिनको 10 से 15% ऊपर होते ही बेचना होता है। ठीक है,
अगर स्पेकुलेशन करनी है तो स्पेकुलेशन के लिए इस चैनल पे क्या कर रहे हो? इसमें तो स्पेकुलेशन कुछ कुछ बताता ही नहीं मैं। भाई इसका टारगेट प्राइस क्या है, इसका वो क्या है, टारगेट प्राइस के लिए थोड़ी ना करते हैं हम हम ओवरऑल क्या करते हैं, हम ओवरऑल अपना जो कैश फ्लो है, जो हम दूसरा बिजनेस करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं या कुछ पैसे हैं हमारे पास एफडी में, उसको हम शेयर मार्केट में लेके आते हैं। अब शेयर मार्केट में हमारे पास दो चीजें हैं, शेयर मार्केट में मान लेते हैं बाजार में लेके आते हैं। बाजार में हमारे पास दो चीजें हैं खरीदने के लिए, एक है बॉन्ड, है ना, इंडियन 10 ईयर जीसेक बॉन्ड, जीसेक यील्ड होती है उसकी, ठीक है, और एक है इक्विटी, इक्विटी में होते हैं जो शेयर हम खरीदते हैं। अब हम मार्केट में आते हैं अपना नया पैसा लेके एफडी तुड़वा के कि भाई हमें दोनों में से कहाँ इन्वेस्ट करना है। हाँ, फिर हम देखते हैं कि भाई जी सेक यील्ड है, जी सेक से मिल रहे हैं हमें 6.7 की या 7% की, ठीक है। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कि इसमें कितना है, इक्विटी में हमें कितनी यील्ड मिल रही है, ठीक है। इक्विटी में हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हम इक्विटी में जाते हैं, नहीं पैसा मिल रहा तो हम बॉन्ड में जाते हैं। जब इक्विटी बॉन्ड से सस्ती हो जाती है तब हम बॉन्ड से पैसा निकाल के इक्विटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम ऐसे ही तो हैं, इसलिए थोड़ी ना हो गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कि भाई नहीं नहीं भर दो भर दो भर दो भर दो। भाई अगर किसी को भरना है ना कि भाई इक्विटी 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 में डाल दो, हर बार इक्विटी थोड़ी ना होगी फेमस, हर बार इक्विटी थोड़ी ना होगी सस्ती। हमें असेट देखने हैं, उन असेट में पैसे डालने हैं जो हमें सही रेट पे मिल रहे हैं। एक बार फिर कहता हूं मैं, हम देख रहे हैं जितना हम पैसा पे कर रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है क्या हमें या नहीं। पैसा ज्यादा पे कर दो, वैल्यू कम ले लो, सामान कम लो, ऐसा क्या बात हुई? उस जगह इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, हम बॉन्ड में कर लेंगे अपना, ठीक है। तो अपने आप को इस चीज का ध्यान देना है हमें पूरा। और क्या कहना था, तो स्पेक्यूलेशन से तो बचना है हमें को, ये स्पेक्यूलेट नहीं करना कि क्या है भाई, क्योंकि स्पेक्यूलेट करने वाला तो ये करता है, बेसिक मैथ लगाते हैं स्पेक्यूलेशन वाले, क्या भाई, कंपनी 100 PE पर है, ठीक है, अभी कमा रही है 100 करोड़ रुपए, तब 100 PE पे बिक रही है, ठीक है। अब कल को कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अगले साल की ग्रोथ है एक्सपेक्टेड 200 करोड़ रुपए, ठीक है, इसलिए 100 PE पे बिक रही है। तो अभी आदमी क्या है, खरीद लेगा उसको, क्यों खरीद लेगा, 100 PE पे खरीद लिया, अब वो कंपनी अगले साल कमाएगी 200 करोड़ रुपए, तब इसका पी आ जाएगा, पी कम हो जाएगा, पी आ जाएगा 50, ठीक है। 100 करोड़ कमा रही थी तब था पी 100, तब 200 करोड़ कमा रही है तब आ गया पी 50, ठीक है। अब तीसरे साल फिर आ गया ग्रोथ के भाई कंपनी तीसरे साल कमाएगी 400 करोड़ रुपए, उसका भी डबल हो गया, अब पी आ जाएगा उसका 25। अब क्या है 3 साल, तो 3 साल बाद हो जाए उसका पी 25 या 25 के आसपास, तो आदमी कहता है मैं तो 3 साल की अर्निंग देने के लिए तैयार हूं इस साल। क्यों दे रहे हैं आप 3 साल की अर्निंग इस साल? हाँ, सिर्फ इसी इसी उसमें कि भाई वो कंपनी 100% से ग्रो करेगी, और ऐसी क्या आपकी विरली कंपनी है जो 100% से ग्रो करेगी? पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, टाटा है, अपोलो फार्मेसी ने कमाना शुरू कर दिया, है ना, अपोलो अपोलो ने कमाना शुरू करा अपोलो फार्मेसी से, अपोलो की प्रीमियम वैल्यूएशन हो गई। उसके बाद टाटा ने क्या करा, टाटा ने अपनी फार्मेसी खोल दी। हाँ, तो टाटा बिरला इसी के लिए तो बैठे हैं, जैसे ही वो कहीं देखते हैं किसी को किसी चीज को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है उसमें अपना मार्केट ले आते हैं, उसमें अपनी कंपनी खोल देते हैं। और टाटा वगैरह ने देखा कि मतलब भाई डी मार्ट की वैल्यू आ रही है, उनका अपना ट्रेंड आ गया, है ना, अपनी मॉल खोल दी उन्होंने। उनको क्या दिक्कत है भाई, कहीं पे भी वैल्यूएशन ज्यादा दिखता है ना वही कंपनी खोल के बैठ जाओ। अब इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है टाटा, तो ये तो सारे इसीलिए बैठे हैं, कहीं भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है उनको दिखता है इस मार्केट में ग्रोथ है इसलिए प्रीमियम वैल्यूएशन है, वो अपनी ही कंपनी खोल के बैठ जाएंगे उसमें। उनको क्या जरूरत कहीं पे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, स्टॉक में तो इन्वेस्ट हम जो हमारे जैसे बेवकूफ करते हैं, ठीक है। तो जहां भी इंडस्ट्री में होता है ना कि 100% 200% ग्रोथ है, वहां पे कंपटीशन एकदम आ जाता है, इसको हमें ध्यान देना है।
तो कोई भी ये नहीं है कि 100% ग्रोथ हमेशा रहेगी, तो तुम 100% ग्रोथ पे बेट नहीं लगा सकते किसी की भी। वो उसकी भी तो बात करते हैं लोग बात। इन्फोसिस लोगों ने खरीदा था 100 पी, 200 पी, 205 पी भी, और बड़े बड़े इन्वेस्टर दे के फंसे रहे। इन्फोसिस ने 20 साल का रिटर्न दिया है 8%। ठीक है, जिसने 200 पी पे होल्ड करके रखा था जब 2000 का बूम आया था। तो ये आपको देखना है कि आप स्पेकुलेटर ना बनिए। ठीक है, स्पेकुलेटर बनो भी तो स्पेकुलेशन उसके लिए ठीक है कि क्या है, जब तुम इतना सस्ती कोई कंपनी खरीद रहे हो। कंपनी सस्ती खरीदने का मतलब क्या है? अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से एक फैंटम है ना। फैंटम का अभी मार्केट मार्केट कैप है 230 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो आप ये मानिए, अब जो भी इन्वेस्ट करते हैं ना, जो भी इन्वेस्ट करा हुआ है, मैंने करा हुआ है, किसी ने करा हुआ है, अब कोई खरीदेगा फैंटम 230 करोड़ रुपए का। ठीक है, और उसको उसी कंपनी उसको कमा के देगी। उसको उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, पर उसकी कंपनी कमा के दे रही है उसको 24 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट साल का। ठीक है, 230 करोड़ रुपए की तुमने कंपनी खरीदी, वो तुम्हें कमा के दे रही है साल का 24 करोड़ रुपए। तो तुम्हारा 10% से ऊपर का कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है, इसको ये मत सोचो कि भाई डिविडेंड तुम्हें कितना मिल रहा है, ये मत सोचो तुम। हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि हम वो कंपनी खरीद रहे हैं, हम उस कंपनी के मालिक हैं। अगर हमारे पास 1000 करोड़ रुपए होते तो हम खरीदते क्या ये कंपनी? 1000 करोड़ रुपए होते तो आप क्या 240 करोड़ रुपए लगाते इस कंपनी में? ये सोच के इन्वेस्ट करा जाता है कंपनी में, ये नहीं करा जाता। स्टॉक प्राइस इतना, स्टॉक प्राइस अभी 200 है, अभी 195 हो जाएगा तब खरीदूंगा, नहीं नहीं 190 हो जाएगा तब खरीदूंगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कंपनी को एज अ इंस्टीट्यूशन समझ के खरीदो कि भाई तुम उस कंपनी को ही पूरा खरीद रहे हो। अब तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे कोई चीज जो तुम्हें 200 करोड़ 230 करोड़ की मिल रही है, जो 24 करोड़ रुपए कमा रही है साल का, और वो भी आगे बढ़ के कमाएगी, इतना ही नहीं कमाएगी। ठीक है, जहां तक उम्मीद है, बाकी तो दुनिया, बाकी तो काम बताएगा। कंपनी ठप हो जाए फिर तो अलग चीज है। इसीलिए उसके लिए हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन होती है। एक कंपनी है एंजल वन मेरे पास, ये है 21,000 करोड़ की कंपनी। ठीक है, अब मेरे पास अगर 1 लाख करोड़ रुपए होंगे तो मैं ये खरीदूंगा क्या? अब मैं देखूंगा क्यों। 21,000 करोड़ की कंपनी है, एक साल में कमा रही है 1300 करोड़ रुपए। अब मुझे अपना दिमाग ये लगाना है कि नेट प्रॉफिट एक कंपनी मुझे 1300 करोड़ रुपए वापस दे रही है, और वो मार्केट में 21,000 करोड़ की पड़ रही है, तो मैं खरीदूंगा उसको या नहीं खरीदूंगा? ठीक है, इसमें ये मत सोचो कि डिविडेंड कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कंपनी की वह पूरी वैल्यू इतनी है, कंपनी कमा के मुझे इतना दे रही है, यस या नो। नहीं खरीदना, अपना बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, क्या इसमें फालतू में पड़ना। तो ऐसे खरीदा जाता है किसी भी कंपनी को। और क्या है, और तुम्हें सस्ती मिल रही है, सस्ती दर पे मिल रही है, अर्निंग कितनी है कंपनी की, ये स्पेकुलेशन तो बहुत ही बेकार है। जो वो वाहियात स्पेकुलेशन होते हैं ना, वो उस पे होते हैं कि कंपनी बिक रही है 1 लाख करोड़ की, साल में कमा रही है 1000 करोड़ रुपए। आप बताओ खरीदोगे कि नहीं? समझ रहे हैं ना, साल में 1000 करोड़ कमा रही है और बिक रही है 1 लाख करोड़ की, है ना। उसका उसको इस एग्जांपल से कंपेयर करो, वो कंपनी है 100 पी पे, उसको कंपेयर करो हमारे एंजल वन से। एंजल वन साल में बिक रही है, साल में कमा रही है 1300 करोड़ रुपए, मार्केट में बिक रही है 21,000 करोड़ की। 1300, 21,000, और वहीं 1000 कमा रही है और मार्केट में बिक रही हो 1 लाख करोड़ की। तो आदमी कहेगा भाई क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या धांधलेबाजी चल रही है। तो वही है, हमें उस चीज में नहीं फंसना। उसमें तो कह के वो बेच रहे हैं अपने आप को बना बना के कि भाई हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ। अपने आप को ये देखना है, आ रहा है समझ में। 1300 करोड़, 1300 कमा रही है, 21,000 की बिक रही है। कोई है 1000 कमा रही है, 1 लाख करोड़ की बिक रही है। कौन सी खरीदोगे आप? ये चीज आपको खुद देखनी है। ठीक है, इन्वेस्टर बनिए, स्पेकुलेटर ना बनिए। ठीक है, स्पेकुलेटर हमेशा प्राइस के पीछे भागता रहेगा, प्राइस कितना है, प्राइस कितना है। आप ये देखो कितना मार्केट कैप है, पूरी कंपनी की कीमत कितनी है,
स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस कुछ नहीं बताता इंसान को, ये बेवकूफ़ी है। प्राइस 205, 206, 215, ठीक है, ये कुछ नहीं बताता। जो बताता है मार्केट कैप बताती है, मार्केट कैप और नेट प्रॉफिट कितना कमाती है कंपनी, ठीक है। बाकी यही था। तो ये आपको देखना है आपको क्या खरीदना है और कितने में खरीदना है। देखने के लिए थैंक यू। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो मैंने बायस फ्रॉम केमिकल डिपेंडेंस को कंपेयर करा है स्पेकुलेशन से। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगा, ज़्यादा ही अच्छा लगा कि स्पेकुलेशन भी आ गया, तो कम से कम खुद स्पेकुलेट तो नहीं करूँगा मैं। बाकी ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू। ओके, बाय बाय।